हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो आज हम फिर से फिजिक्स के लेक्चर लेकर के आए हैं और वो फिजिक्स जहां तक आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमने कहां तक पढ़ा था? हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके थे और डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ रहा था। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। पहले उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि उसके बाद हम जो है यहाँ पे उसी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाएंगे। 3 एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उस वीडियो में। आज हम 4th एप्लीकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 4th एप्लीकेशन क्या था, मैं लिखता हूं, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। 4th वन इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical relation, of a given physical relation बोलिए, इक्वेशन बोलिए, एक ही बात। मतलब कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा अगर फिजिक्स में, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, तब जाकर के आप फिजिक्स में उसको पढ़े हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें यहीं पे, डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब फिजिकली भी करेक्ट होगा जरूरी नहीं है। एग्जांपल देके अभी हम समझाएंगे। क्लियर है कि नहीं? किस तरह से? मान के चलिए कि आपको एक फिजिक्स में इक्वेशन दिया हुआ इस तरह का, इफ मान के चलिए कि x इक्वल टू लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, बाकी और एग्जाम्पल हम एक्चुअल वाला एग्जाम्पल भी लेंगे आपके सामने। लिखा हुआ है x इक्वल टू a प्लस हो चाहे माइनस हो BC का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है वहां पे, प्लस हो चाहे माइनस हो रूट अंडर आपका DEF, इस तरह का कुछ भी है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ एक इक्वेशन है। ठीक है, क्या है? x ना a प्लस हो या माइनस हो BC स्क्वायर, प्लस हो चाहे माइनस हो रूट अंडर DEF, ऐसा कोई इक्वेशन है। XYZ कुछ भी ऐसा है। यहां पे आपको सबसे पहले क्या लगाना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगाना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लिख सकते हैं आप कि सर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन बराबर होने वाला है राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसके डायमेंशन का। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये अकेला है तो अकेला इसका डायमेंशन जो है x के डायमेंशन के बराबर होगा। लेकिन यहां पे 2 चीजें हैं और वो भी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो फिर भी इसके डायमेंशन जो होंगे b और c के स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, b और c के स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा दोनों बराबर होगा। यहां पे रूट में DEF है, तो रूट में DEF है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं DEF का जो डायमेंशन होगा और पावर में क्या होना चाहिए? 1/2, रूट मतलब 1/2 बराबर होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा इसका वही डायमेंशन होगा, इस पूरे क्वांटिटी का वही डायमेंशन होगा, इस पूरे क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होगा। प्लस माइनस करने से डायमेंशन चेंज नहीं होता। आपको पता है प्लस माइनस मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज के बीच ही हो सकता है। यस और नो? अरे मास को आप मास से ही जोड़िएगा ना, मास को लेंथ से जोड़ दीजिएगा, नहीं जोड़ सकते। सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज के बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है। तो आपको पता है अगर ये आपका इसका जो भी डायमेंशन होगा इन दोनों को मिला के वही डायमेंशन होना चाहिए, यहां 3 को मिला करके वही डायमेंशन होना चाहिए, और जो पावर में है वो तो लिखना ही है। बड़े समझ में आ रहा है? चलिए एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक बात नोट कर दें आपको कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए आपने पढ़ा है, अगर ये जो इक्वेशन है आपने पढ़ा है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, हम यहां ये चेक कर सकते हैं। और डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तभी वो फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। दूसरा बात मैं कर रहा हूं, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? मैं इस बात को नोट करता हूं, आप लोग भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना?
द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ, अच्छा पूरा टर्म को लिखते हैं, यहां पे क्या लिख देते हैं, पूरा टर्म को लिख लीजिए बढ़िया से। इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on both sides are same, on both sides are same, तब हम कह सकते हैं the equation is dimensionally correct, the equation is dimensionally correct। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन है और राइट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन है, अगर सब बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, यही बात लिखा हुआ है। इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द बोथ साइड्स, बोथ साइड मतलब LHS एंड RHS, बोथ साइड्स आर सेम, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से, dimensionally correct equation or dimensionally correct equation may or may not be, physically correct, physically correct। इस बात को हम अभी समझाएंगे। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? अब इस चीज को हम समझें कि कब है और कब नहीं है। सर 2 एग्जांपल दे दीजिए, प्रॉपरली हम समझ जाएंगे। आई रिपीट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू यू, if a equation is dimensionally correct, it may be physically correct or may not be physically correct। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए एग्जांपल लेकर के इस चीज को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। देखिए पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं आपके सामने। एग्जांपल नंबर 1 हम लिख रहे हैं F इक्वल टू mv²/r²। आपको नहीं पता ये क्या है और ये सही भी नहीं है, हमें पता है, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या सही लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ये F का मतलब फोर्स है, M का मतलब मास है, V का मतलब वेलोसिटी है और R का मतलब डिस्टेंस है। क्लियर है कि नहीं? अभी आपको उससे ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, आप चैप्टर 1 में हैं। ये फॉर्मूलाज आपको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। लेकिन करेक्ट नहीं है तो कैसे पता करेंगे आप? कैसे पता करेंगे? देखिए ध्यान से, आप लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लिखे हैं तो फोर्स का आपको दोनों तरफ डायमेंशन लिखना है। इधर डायमेंशन फोर्स का लिखिए पहले, फोर्स के जगह पे क्या होता है, mL/t-2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस और नो? चलिए ध्यान से देखिए, बराबर यहां क्या लिखा हुआ है, मास, तो मास के लिए डायमेंशन हो गया m। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यस और नो? मीटर मतलब हो गया लेंथ, पर सेकंड मतलब हो गया टाइम पे इनवर्स। यस और नो? ये आना चाहिए। इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स जो भी डायमेंशनल एनालिसिस का कराया गया है उसको पहले देख लीजिएगा, तब जाकर के इस चीज को समझ में आएगा। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर दिख रहा है। अब इधर सॉल्व कर लीजिए भाई। आप इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे m दिख रहा है सिंगल, यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे भी L दिख रहा है। एक L कट जाएगा बट एक L ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, L पे पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T पे पावर -1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सही है क्या? मीटर पर, हाँ यहाँ पे एक स्क्वायर था वेलोसिटी का, ये स्क्वायर देने हमने जो है भूल गया। तो स्क्वायर जब आप दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L² हो जाएगा। L स्क्वायर के साथ कट जाएगा, मतलब L पे पावर 0 लिख दीजिएगा आप। और यहाँ देखिए T पे पावर -2 है, T पे पावर -2 होगा, ये आ रहा है आपका। क्लियर है कि नहीं? लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या सेम है, m L T पे पावर -2 है, यहाँ पे आ रहा m L पे पावर 0, मतलब L नहीं है, और T पे पावर -2 दोनों तरफ सही नहीं आ रहा। तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली
इनकरेक्ट। क्लियर है कि नहीं? डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, सेम नहीं आया, सेम आना चाहिए। एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता है तो वो फिजिकली करेक्ट भी नहीं होता है। सो इट इज ऑल्सो फिजिकली नॉट करेक्ट। मतलब जो फॉर्मूला हमने आपको लिख के दिया वो रॉन्ग है। सही क्या होता? अगर यहां आर स्क्वायर की जगह में ओनली आर होता, एक्चुअली फोर्स इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? वो आप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो हम नहीं समझा रहे अभी आपको। ये फॉर्मूला जो भी दिया हुआ था, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? हमने बोला था ना कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है। अगर डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू, द इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, देन फिजिकली करेक्ट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 2। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 9 में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। चलिए यहां पे प्लस के जगह हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं? यस और नो? चलिए अब इधर क्या लिखा हुआ है सर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह का लेंथ है, तो यहां पे l लिख दिया हमने। इधर सॉल्व कीजिए। यू टी, यू इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ना? एल टी माइनस 1। यस और नो? मीटर पर सेकेंड होता है ना, एल टी पे पावर -1। और क्या है यहाँ पे? टी मतलब टाइम, टाइम का मतलब ओनली टी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे माइनस लिखते हैं। अरे 1/2 कोई भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एनी नंबर विल नॉट हैव डायमेंशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, ये कह सकते हैं आप। जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे साइड में लिख लीजिएगा कहीं पे भी। अच्छा, इसके बाद हम लिखा देते हैं इस चीज को। पहले और देखिए, ये बात हमने कह दिया कि कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। ए एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब हो गया लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया पर टाइम। समझ में आ रहा? टी लिख दिए, और टाइम दिख रहा है तो यहां पे टाइम का स्क्वायर हमने कर दिया। बोलिए क्लियर है? अब इस चीज को सॉल्व कीजिए। यहां पे लेंथ है, रहने दीजिए। इधर क्या आ रहा है? ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? ओनली एल। यहां पे देखिए टी पे पावर -2, टी पे पावर +2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा? एल। तो क्या हो जाएगा? एल माइनस एल इज एल। हम मत बोलिएगा 0 है, डायमेंशंस माइनस कर रहे हैं। 2 - 1 1 होता है, हमें भी पता है। नंबर्स यहां पे सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ना एडिशन हो रहा है। अगर यहां पे एल प्लस एल भी रहता तो भी आंसर क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं हम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट है कि नहीं है? दोनों तरफ सेम आ गया, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। बट बताइए क्या ये फिजिकली करेक्ट है? आपने क्लास 9th में ये इक्वेशन पढ़ा था सर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने बोला था ना कि कोई इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो वो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डायमेंशनली करेक्ट तो जरूर है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं था तो फिजिकली हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये समझाना हम चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बट हम यहां पे लिख सकते हैं, बट दिस इक्वेशन इज फिजिकली इनकरेक्ट। क्लियर है कि नहीं? अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप चेक करेंगे कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, अदरवाइज चेक ही नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहां पे चेक ही नहीं किया, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसका मतलब फिजिकली इनकरेक्ट होगा, इस बात का कंफर्मेशन है। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब फ्यूचर में कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे तो पहले आपको इस जगह से गुजरना होगा, डायमेंशनली करेक्ट बनाना होगा।
अगर आपका डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर आप चेक करेंगे फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। पहले तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, या तो डायमेंशन से ही रिजेक्ट हो चुका है सवाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कोई भी नंबर दैट इज कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो आपसे हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप ये सब लिख चुके हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं। आप बताइएगा कि क्या 2 का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा, 2 इज अ नंबर। ओके, आपसे पूछ रहे हैं साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा? चलो साइन 90 डिग्री लिख दे रहे हैं, क्या इसका कोई डायमेंशन होगा? अरे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1 का कोई डायमेंशन है क्या? नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में चाहे फिजिक्स में, उनके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि यहां पे साइन थीटा लिखा हो सर आपने नहीं बताया साइन थीटा का कोई डायमेंशन होना चाहिए, नहीं होता है। आपको पता है साइन थीटा भी एक रेशियो है, कोई भी रेशियो का डायमेंशन नहीं होता। आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा ना, 3 टाइप के होते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर और तीसरा रेशियो। रेशियो का यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एंगल, उसका यूनिट होता है। एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्री, है ना, रेडियन, ये सब चीजें होते हैं। तो एक्सेप्शन में अलग से आपको पढ़ाया गया। आप प्रीवियस वीडियोस को बार बार बोल रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, फिजिक्स में आप कहीं नहीं रुकिएगा, आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो फ्री में जा रहा है तो फ्री में जा रहा है तो कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, बहुत डिटेल में चल रही है। आपको समझ में आ गया है ये बातें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम जो है आगे बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ वन नोज द डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी को यह पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर किस प्रकार डिपेंड करता है, अच्छा, ऑन अदर क्वांटिटीज, एंड इफ द डिपेंडेंसी इज द प्रोडक्ट टाइप, और ऐसा डिपेंडेंसी है कि जो कि गुना मल्टीप्लीकेशन का टाइप का। आपको नहीं समझ में आ रहा, हम आपको एग्जांपल देके समझता है। एज अ रिसर्च टूल, हम डायमेंशन को एज अ रिसर्च टूल यूज कर सकते हैं कि नए नए रिलेशंस बनाने के लिए, टू डेराइव न्यू रिलेशंस, नया फॉर्मूला बनाने के लिए। मान के चलिए कि आइंस्टाइन ने E = mc² फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है, तो मान के चलिए कि नहीं दिया है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर लिए कि जो एनर्जी होता है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है कि नहीं? ये पता कर लिए वो, लेकिन ये नहीं पता कि पावर में क्या होगा, तो x लिख दिया, चलो ठीक है। ये भी साथ में पता किया कि जो एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किसका वेलोसिटी पे? लाइट के वेलोसिटी पे, ये पता कर लिया उन्होंने। और इसके पावर में क्या होगा उसको भी नहीं पता था, ऐसा लिख दिया उन्होंने। बट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, उन्होंने देख लिया कि एनर्जी और किन बातों पे डिपेंड करता है, तो देखा कि यही 2 बातें हैं, तो एक साथ इन्होंने इस तरह से लिखा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻x एंड c⁻y। कोई दिक्कत? एक साथ दोनों को लिखा है। प्रोडक्ट टाइप हो गया ना, यहां पे लिखा था ना कि डिपेंडेंसी किस टाइप का हो, अगर प्रोडक्ट टाइप का हो, देखो प्रोडक्ट टाइप का आ रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे ऑब्वियसली, तो क्या लगा देंगे? एक कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट लगाने के बाद m⁻x आ गया, c⁻y आ गया, और आपको पता है अगर कोई कांस्टेंट आपने लिखा तो उसका डायमेंशन होता नहीं है। यहां पे k आपने क्या लिखा? k इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं? आपने k को डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिखा, आपको नहीं पता m के पावर में क्या होगा और c के पावर में क्या होगा, ठीक है कि नहीं? तब आप क्या करेंगे? तो यहां से आप अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि डायमेंशनली चेक करेंगे आप क्या, कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होना चाहिए, यस और नो। तो देखिए ध्यान से, एनर्जी का आप डायमेंशन लिखेंगे पहले। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? जो वर्क का डायमेंशन होता है, क्या होता है सर? ml²T-2। वर्क का क्या होता है बाबू? ml²T-2। ये सब बेसिक डायमेंशन है जो याद होना चाहिए, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब चीज छोटा छोटा चीजें जो आपको याद रहना चाहिए। लिख दिया आपने, चलिए आगे बात करते हैं। के का कोई डायमेंशन नहीं है, आपने बताया यहां पे कोई डायमेंशन नहीं। मास का डायमेंशन m होता है, और पावर में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, रखने दीजिए। क्लियर है कि नहीं? c मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? इस x को यहां लिखिए या पावर में लिखिए।
सी दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर? एल टी माइनस 1। अरे मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकालते हो ना, तो एल टी माइनस 1 लिखा, और पावर में क्या है? y है। क्लियर है कि नहीं है? एक सेकंड मैं इंक चेंज कर रहा हूं। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्लियर है? यहां तक सब कुछ सही है? देखिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या करना है आपको? आगे आपको देखना है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इधर लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है? यहां पे m है, m पे पावर x है, l है, l पे पावर क्या है? y है, और t पे पावर क्या है? माइनस y है। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? l पे पावर y हो गया और t पे पावर -1 इंटू y, दैट इज -1। अब क्या कीजिए ना, दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। क्या कीजिए? दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। m पे पावर कितना है? 1, और m पे पावर कितना है? x, सो x इक्वल टू कितना होगा? 1। सीधा सीधी बात है। नाउ l पे पावर 2 है और l पे पावर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधी 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और यहां देखिए क्या लिखा हुआ? -y, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल कीजिएगा तो y इक्वल टू 2 ही आ रहा है। यहां भी 2 ही आया है, यहां भी 2 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो क्या आप ये लिख सकते हैं नाउ E इक्वल टू के, यहां पे ध्यान दीजिए, E इक्वल टू क्या था? के m पे पावर x, तो m पे पावर x का वैल्यू 1 आ चुका है, और उसके बाद c पे पावर y, c पे पावर क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। अरे अगर k का वैल्यू पता चल जाए, अगर मान के चलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू अगर निकाल लिया तो क्या आ चुका है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? हम कह रहे हैं E इक्वल टू एम सी पे पावर 3 नहीं होता है, c स्क्वायर ही होता है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्होंने इस सवाल को, इस इक्वेशन को इस तरीके से गुजारा है, इस प्रोसेस से गुजारा है। तो आगे जाकर के अगर आप कोई भी नया रिलेशन डिराइव करेंगे तो यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन योर फॉर्मूला फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ढेर सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं, ढेर सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने। हम इसमें देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए किसका ना, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि ये जो चीज है एसएचएम में आपको पढ़ाया जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्लियर है कि नहीं? बट यहां पे आप इस चीज का टाइम पीरियड निकाल पाएंगे अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से एक सिंपल पेंडुलम है, यहां पे ये बॉब है, इसको क्या कहते हैं? बॉब। ओके, इनका मास, इस बॉब का मास है m, और ये जो आपको दिख रहा है लेंथ ऑफ रॉड, ये एक रॉड है, इसका लेंथ हमने मान लिया l है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये किन किन बात पे डिपेंड करता? कौन ना? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये शुरू कर रहा है यहां से, तो पहले ये यहां तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। यहां जाएगा, फिर ये वापस यहां से यहां आएगा, क्या वन ऑसिलेशन हो गया? नहीं हुआ है, ये हाफ ऑसिलेशन हुआ। यहां से फिर यहां जाएगा, और यहां से फिर वापस यहां आएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। मतलब इसको ऐसा अगर है तो यहां से ऐसे जाना, फिर ऐसे आके फिर वापस इस जगह में आ जाना, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। इतना टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो उसी का फॉर्मूला निकालना है आपको। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कितना टाइम लग रहा है। तो बोल रहा है इसका जो टाइम पीरियड है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, पहले सुन लीजिए। बोल रहा है ये जो बॉब है उसका मास कितना है, ये जो रॉड है उसका लेंथ कितना है, और तीसरा बात, ये बॉब पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, दैट इज स्मॉल जी। हमेशा नीचे की तरफ लगता है, अपने क्लास 9 में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि बॉब है, मास है, नीचे की तरफ खींच रहा है, वेट है ना इसका। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा वेट होगा उतना कम ऑसिलेशन करेगा, उतना कम ऑसिलेशन करेगा, मतलब उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कम घूमेगा ना यार, मतलब जल्दी जो है अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेगा ये। ठीक है, बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सिंपल यहां हम समझाना चाह रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हम कह रहे हैं मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास।
डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ रॉड, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट इसके पावर में क्या होगा नहीं पता, एक्स वाई और जेड डाल दिया हमने। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आई डोंट नो द फॉर्मूला, आई हैव टू डेराइव इट। सो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू देकर के एक कांस्टेंट डाल दीजिए, m टू द पावर x, l टू द पावर y एंड g टू द पावर z। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनिएगा ध्यान से। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन बैठाना चाहिए। t इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक तरह का टाइम, टाइम का डायमेंशन ओनली t होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब m नहीं है, l नहीं है और t है, ये है डायमेंशन टाइम पीरियड का। गेटिंग माय पॉइंट? टाइम पीरियड को कैपिटल T लिखा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इक्वल टू, आपको पता है k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k के बारे में हमने यहां पे बात कर ली। इसका कोई डायमेंशन इसका मतलब नहीं, लेकिन k का वैल्यू होगा कुछ। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने 1 ले लिया, लेकिन कैसे लिया? एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि कांस्टेंट का वैल्यू है। इसमें भी कुछ बताया होगा, आगे जाके बात करेंगे हम। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं डायमेंशन का ओनली, के को छोड़ दीजिए आप। क्लियर? m पे ध्यान दीजिए, मास है, मास का डायमेंशन m हो गया, पावर में x। लेंथ का डायमेंशन l हो गया, पावर में y। और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 2, पावर में क्या है? z है। क्लियर है कि नहीं? अब इस चीज को सॉल्व कीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? m पे पावर x, यहां पे l पे पावर y दिख रहा है, यहां l पे पावर z दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? l पे पावर y प्लस z लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए टाइम बच रहा है यहां पे ओनली t पे पावर -2z, ये बच रहा है। ये डायमेंशन है इधर आपका राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिख रहा है m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब कंपेयर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का, तो दिख रहा है m पे पावर क्या है? 0, तो m पे पावर क्या है? x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आगे बात करते हैं। l पे पावर क्या है? y प्लस जेड। क्या है? y प्लस जेड। यहां पे l पे पावर क्या है? 0, लिख के रखिए, आगे काम आएगा। यहां देखिए क्या है? t पे पावर -2z, इधर क्या है? t पे पावर 1, तो ओनली 1 हो जाएगा। इसका मतलब z का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चा? -1/2 आ रहा है। यस और नो? अगर z का वैल्यू -1/2 आ रहा है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? इधर z जाएगा तो -z होगा कि नहीं होगा? और अगर -z होगा तो इस वैल्यू को बैठा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। z का वैल्यू कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक सब कुछ सही है? ठीक है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में इस चीज को बैठाइए। क्या है ना? t इक्वल टू, देखिए ध्यान से, t इक्वल टू के लिख दिया हमने। m पे पावर x, दैट इज m पे पावर 0, x का वैल्यू 0 लाया। l पे पावर y, l पे पावर क्या है? l पे पावर y मतलब 1/2। और g पे पावर z, दैट इज g पे पावर -1/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आता लिख सकते हैं? ओके, आगे बात करते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो गया? k, किसी भी पावर 0, 1 हो गया, छोड़ दीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं l पे पावर 1/2, और नीचे लिख सकते हैं g पे पावर 1/2। अरे माइनस था, नीचे गया। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? k रूट अंडर l/g लिख सकते हैं। पावर में 1/2 है, मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। अब आपको बता रहे हैं ये जो k का वैल्यू होता है, ये होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई का मतलब पता है रेडियन में? 2 पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। और ये पाया गया k का वैल्यू 2 पाई एक्सपेरिमेंटली 360 डिग्री। वेरी गुड। क्या पाया गया? पाई मतलब 180 होता है, 2 पाई मतलब 360 होता है। वेरी गुड, 360। पूरा रोटेशन के बारे में बात किया इन्होंने, 360 डिग्री। तो पाया गया k का वैल्यू 2 पाई, तो t इक्वल टू क्या आ गया ना? 2 पाई रूट अंडर l/g। ये आप ये जो फॉर्मूला देख पा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इतना आसान तरीके से जो है लाया गया है। लेकिन अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। ये जब डेराइव हुआ था उस वक्त सोचिए कि कितना टफ था। क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज द स्टेप।
कि भविष्य में जाकर के अगर कोई भी न्यू रिलेशन आप डिराइव करने जा रहे हैं तो इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो आपका एप्लीकेशन, जो 5 एप्लीकेशंस थे, वो एप्लीकेशन आपका खत्म हो चुका है। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात कर लेंगे अब कि जो आप पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें कुछ कमियां हैं, उनमें कुछ लिमिटेशंस है, उनमें कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर रहते हुए हम चीजों को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं डायमेंशन से। सो लेट्स स्टार्ट दैट लिमिट्स और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ध्यान दीजिए। तो चलिए अब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस समझते हैं क्या है। पहला इसका लिमिटेशन क्या है? इफ डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। आप पूरा खुश हो जाएंगे कि आपको डायमेंशन दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये डायमेंशन है, मतलब यही फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा होता है। देखिए, जैसे कि अगर आपको हम एक डायमेंशन दे देते हैं ml² t-2, तो आप क्या समझेंगे? ये डायमेंशन का मतलब क्या है? वर्क है, यस और नो। लेकिन आप क्या ये बात को समझते हैं? सेम डायमेंशन वर्क के साथ एनर्जी का भी होता है, यस और नो। तो आपसे अब हम ये डायमेंशन देकर पूछ रहे हैं कि वर्क है कि एनर्जी है, तो आप कंफ्यूज है, यस और नो। तो यूनिक होगा ये जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई डायमेंशन दे दिया गया है और आपको बोल दिया गया है बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप कई बार फंस जाएंगे। हर बार फंसेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक बात और, क्या आपको पता है टॉर्क का भी डायमेंशन यही होता है? हम बोले सर टॉर्क तो पता ही नहीं है कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का तो क्या हो जाता है? mlt-2। अरे ध्यान दो, क्या होता है? mlt-2। और ये डिस्टेंस है तो l आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, m हो गया l और l हो गया, t-2 है। समझ में आ रहा है? ml² t-2। यहां 3 फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रहा है, जैसे वर्क, एनर्जी और टॉर्क। इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है। बोल रहा है कि अगर आपको कोई डायमेंशन दिया हुआ है तो उसका उस फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी यूनिक होगा, ये बात का जरूरी नहीं है। वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, और कई बार आप सही भी हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डायमेंशन देख करके आप फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, कई बार नहीं कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। गॉट इट? आगे बढ़े। तो ये समझ में आ गया। दूसरा लिमिटेशन इस चीज का समझिए, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशंस। ऐसा न्यूमेरिकल कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। एक कांस्टेंट बताइए जिसका डायमेंशन है। हमने क्लास में किया है, याद होगा आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने क्लास में कराया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन होता है, आपने निकाला था, यस और नो। तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि अगर कोई डायमेंशन आपने लिया, सॉरी कांस्टेंट आपने लिया है और उसका कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे कि एग्जांपल लिख रहा है सच दैट, जैसे कि k का वैल्यू 1/2 है, k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 2π है। अभी आपने देखा, हमने एक जगह k का वैल्यू क्या लिखा? 1, एक जगह k का वैल्यू क्या लिखा? 2π, कई जगह 1/2 भी हो सकता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना, हाफ mv²। तो यहां पे k का वैल्यू ऑब्वियसली हाफ आया होगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी हो सकता है, यहां पे हमने एटसेट्रा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? कैन नॉट बी डिडक्टेड, मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके ये वैल्यू k का क्या होगा ये आप नहीं निकाल सकते। हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि ये जो 1 वैल्यू था k का, या 2π जो वैल्यू था, वो किस तरह से निकाला गया है? एक्सपेरिमेंटली। डायमेंशन से तो नहीं निकाल सकते। क्लियर है कि नहीं है? डायमेंशन से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप ऑब्वियसली, लेकिन इसके आगे ये जो कांस्टेंट आप लगा रहे हैं, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा आप नहीं निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? तो ये इसका एक लिमिटेशन और हो गया। तीसरा लिमिटेशन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। मतलब अगर आपके पास एक रिलेशन है, जरा देखिएगा ध्यान से, लिख रहे हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो देखिए यहां पे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दोनों के बीच में क्या है? प्लस, दैट इज एडिशन है। इसका मतलब यह है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्म पे रहेगा। जैसे कि अभी आपने प्रूफ किया, क्या होता है? E इक्वल टू mc²।
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और भी जितने भी अपने प्रोडक्ट वाला चीजें हैं आप उसको डेराइव कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट दिस इक्वेशन कैन नॉट बी डेराइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। वर्डिंग माय पॉइंट। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का आप करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को करेक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, इसका भी। लेकिन आप डिराइव नहीं कर सकते हैं नया फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप अगर नया फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं और वो अगर प्लस माइनस वाला चीज है तो आप डायमेंशन से उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। स्टिल आई एम ऑन दैट पॉइंट। फोर्थ वन, ये आपका थर्ड नंबर, ये हो गया आपका लिमिटेशन। फोर्थ जो लिमिटेशन है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। The method of dimension cannot be applied to derive formula consist of more than 3 physical quantity. ले बाय, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला किसी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड के जगह 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मान लीजिए 3 से ज्यादा हो गया, तो उसको आप इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा ना? एक तरह का पेंडुलम, वो जो सिंपल आपको दिख रहा है उसका एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, दैट इज आप बोल सकते हैं कंपाउंड पेंडुलम। क्या है? कंपाउंड पेंडुलम। आप पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो कंपाउंड पेंडुलम का जब आप टाइम पीरियड निकालते हैं बच्चा लोग, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे दिख रहा हूं। अगर कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखते हैं आप तो फॉर्मूला ये आता है 2π√√mgl। ध्यान दीजिए कितने फिजिकल क्वांटिटीज है यहां पे आपको दिख रहा है m, g, l और यहां t। रिलेशन बिटवीन 4 फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मोर देन 3 है। आप इस इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी होगा या उससे कम होगा तो हो जाएगा, लेकिन 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। अभी भी उस पॉइंट पे हैं, उसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस यहां भी चेक हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? एक और इसका एक लिमिटेशन है, लेकिन मैं उसको यहां पे लिखा नहीं हूं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहे हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो 3 पर ही डिपेंड करता है, मतलब आपस में 3 फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है, आपस में 3 फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड है, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे, सर इसको तो हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसको अभी भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि उन फॉर्मूलाज में 2 सेम डायमेंशन के चीज आ जाते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, हम आपको बहुत डिटेल में इसको लिख लिया है आप लोग, है ना? लिख लिया है सब कोई? थोड़ा यहां पे समझाते हैं जो मैं कह रहा हूं, यहां पे इस चीज को समझाते हैं, यहां पे समझिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, देखिएगा ना, f दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है d बाई एल स्क्वायर इंटू वी। मत पूछिएगा कि क्या है। फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। फोर्क जानते हैं? फोर्क, FORK, फोर्क नहीं जानते हैं? अच्छा, गिटार जानते हैं? गिटार जानते हैं। तो जो उसका ट्यूनिंग होता है, उसका ट्यूनिंग जैसे आप बजाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है ना, उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये। क्या है? F इक्वल टू D बाई एल स्क्वायर इंटू वी। क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से बाबू, यहां पर ये जो D आपको दिख रहा है और यहां जो L आपको दिख रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। क्या बोले? D और L का दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो यहां पे आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन आप इससे नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 ही चीज है, 3 ही चीज है। फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है और डिस्टेंस दिख रहा है, 3 ही चीज है। लेकिन 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसका डायमेंशन सेम है। इस वजह से आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में चले गए हम। आप ये 4 आप याद करके रखिए। अगर थ्योरी आता है तो खूब अच्छा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके नॉलेज पर्पज से ये बातें
बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब आप जहां तहां डायमेंशन को नहीं लगा दीजिएगा, ये लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए आगे आप जो है पढ़ाई कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। अगर आपको ये सेक्शन ऑफ लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th फिजिक्स, वहां देखते हुए आइए पहला वीडियो से, तब आपको मजा आएगा फिजिक्स में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।